नमस्कार दोस्तों, सीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22। यह 12th क्लास का चैप्टर है। इसका नाम है मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आखिर पाचन तंत्र किस प्रकार से बना होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें आते हैं जो कि कंप्लीटली इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आया है अपने पास पाचन। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आया अपने पास पाचन। तो पाचन वर्ड से क्या समझते हो? ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। आखिर पाचन वर्ड होता क्या है? पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को या जटिल कार्बनिक पदार्थों को, किसी भी भोज्य पदार्थ या जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कैसे? मतलब जैसे ये है भोज्य पदार्थ, एक इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। ये है भोज्य पदार्थ या अपन कह सकते हैं जटिल पदार्थ। ठीक है, अपन कह सकते हैं जटिल पदार्थ। इसको किस में तोड़ना? सरल पदार्थों में तोड़ना। इसको किस में तोड़ना? सरल पदार्थों में तोड़ना। क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन या परिभाषा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइम के द्वारा तोड़ना। एंजाइम के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। एंजाइम के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है, वो क्या लिख सकते हैं अपन? वो है भोज्य पदार्थों या जटिल पदार्थों को अवशोष्य योग्य बनाना या अवशोष्य योग्य सरल पदार्थों में एंजाइम के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। किसके द्वारा तोड़ना? एंजाइम के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। किसको तोड़ना? भोज्य पदार्थों को। ठीक है, भोज्य पदार्थों को तोड़ना किस में? सरल अवशोषित योग्य पदार्थ में तोड़ना। अवशोषित योग्य यानी कि इन पदार्थों को इतने टुकड़े किए जाएंगे कि ये अपनी आहार नाल के द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अपनी आहार नाल के द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर भोज्य पदार्थ की बात हुई है, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? भोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? भोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भोजन किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड? ठीक है, फूड के क्या कंपोनेंट हैं, यानी कि कौन से पदार्थ जटिल होते हैं जो अपन खाते हैं? कौन से पदार्थ जटिल होते हैं? ठीक है, कौन से पदार्थ जटिल होते हैं? तो इनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? सबसे पहले पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं अपन? दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दूसरा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीसरा कौन सा है? वसा। तीसरा कौन सा है? वसा, इसको फैट भी कहा जाता है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं किसके? भोजन के, जो कि किसके द्वारा तोड़े जाते हैं? एंजाइमों के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं। किस में तोड़े जाते हैं? एंजाइमों के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, जैसे कि किसको तोड़ना? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, फैट को तोड़ना और प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, किसके द्वारा ये काम होता है?
एंजाइम्स के द्वारा ये काम होता है। हालांकि एंजाइम होते क्या हैं, ठीक है, सबसे पहले एंजाइम देखते हैं। एंजाइम होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि ये किसी भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि भोजन के पाचन में एंजाइम नहीं होंगे, यदि भोजन के पाचन में एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा, जो भोजन के पचाने की क्रिया है काफी स्लो हो जाएगी, काफी स्लो हो जाएगी, भोजन काफी धीरे धीरे पचेगा। तो एंजाइम का होना आवश्यक होता है। जैसे एक साइकिल में ऑयल या लुब्रिकेंट का लगाना, लुब्रिकेंट के लगाने से वो साइकिल कैसे होती है, थोड़ा हल्की चलने लगती है। वैसे ही जो एंजाइम होते हैं भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। ये किसी जो भोज्य पदार्थ की इक्वेशन या अभिक्रिया होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और जल्दी से सरल पदार्थों में, जो अवशोषित योग्य सरल पदार्थ हैं उनमें तोड़ दिए जाते हैं। अवशोषित योग्य सरल पदार्थों में ये तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, इसी का ही पाचन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेंगे, सरल पदार्थ, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ना, ग्लूकोज में तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तीसरा कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इसका मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल। डाई का मतलब टू मॉलिक्यूल, ठीक है, टू मॉलिक्यूल होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पर किसका पाचन होगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, पॉलीसेकेराइड का पाचन हो रहा है। क्या लिख सकते हैं, पॉलीसेकेराइड का पाचन हो रहा है। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। कौन से सरल पदार्थ बनेंगे यहाँ पर, कौन से सरल पदार्थ बनेंगे यहाँ पर, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, या फिर अपन कह सकते हैं मोनोसेकेराइड में तोड़ देगा, ठीक है, मोनोसेकेराइड में तोड़ देगा। मोनोसेकेराइड में कौन आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड में कौन आते हैं, ग्लूकोज आते हैं। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, C6H12 और O6 होता है, ठीक है। यानी कि जो मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, जिस सरल पदार्थ में ग्लूकोज टूटी है, ये क्या होगी, अपनी आहार नाल में जाकर अवशोषित योग्य हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यह आहार नाल में जाकर क्या हो जाएगी, अवशोषित योग्य होती हैं, इसलिए इसमें टूटा है, ठीक है। अभी मोनोसेकेराइड का इससे छोटा पार्ट और भी होता है, जैसे कि पेंटोस शर्करा, ये तो होती हैं हेक्सोस शर्करा, ये क्या है, हेक्सोस शर्करा। इसके बाद आती हैं, एक होती है पेंटोस शर्करा। अपन कह सकते हैं इससे छोटी फॉर्म जब होती हैं, इससे छोटी फॉर्म, ग्लूकोज से जब छोटी फॉर्म होती हैं तो क्या होता है, उसमें भी ये टूटना चाहिए। जो ग्लूकोज से छोटी फॉर्म यानी कि पेंटोस शर्करा 5 कार्बन युक्त, उसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O5। तो इसमें भी ये टूट कर, यानी कि इसमें भी ये टूटना चाहिए और अवशोषित होना चाहिए, ठीक है। ये होती है पेंटोस शर्करा। लेकिन अपनी इंटेस्टाइन या जो आंत है, जो अपनी आहार नाल है, उसमें क्या होता है, इसी फॉर्म में अवशोषित
हो जाते हैं, तो इसी फॉर्म में जब ये अवशोषित हो जाते हैं तो इस फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब इसी फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ लिया अपन ने, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में अवशोषित योग्य या कह सकते हैं अवशोषित योग्य पदार्थों में बदलना या टूटना किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, अब एंजाइम क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाकर जल्दी से अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। कह सकते हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको फटाफट से क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं, किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पर लेते हैं, यानी कि जो भोजन होता है उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीनों, जो यहाँ पर अभी डिस्कस किए थे अपन ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल लिया कार्बोहाइड्रेट का, माना कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सा टाइप है, पॉलीसेकेराइड अपने पास है। अब ये एंजाइम की सहायता से किसमें टूटेगा, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इसका क्या है, एक अणु वाला है, यानी कि इसका सरल पार्ट कौन है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में अपन मान सकते हैं कौन आ गई, ग्लूकोज आती है। मोनोसेकेराइड में कौन आ गई, ग्लूकोज आती है। ठीक है, ये हो गया पाचन के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी आ गया होगा समझ में आप लोगों को। पाचन के बाद अभी अपने पास वर्ड है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन को अच्छे से समझ लिया अपन ने, पाचन होता क्या है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र, यानी कि इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक मनुष्य के शरीर में ऐसा सिस्टम होता है जो भोजन को पचाता है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो सिस्टम पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। अब किसी भी एक बॉडी में तंत्र यानी कि तंत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, सभी आप लोग पढ़ते आओगे 8, 9, 10 से। सबसे पहले कौन होती हैं, सबसे पहले कौन बनती हैं, सेल होती है। सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है किसकी, एक जीवित बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। बहुत सारी सेल मिलकर किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। क्या बनता है, सिस्टम, यानी कि तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि सेल को कोशिका, यहाँ उत्तक, ठीक है, इधर कौन आ जाएगा, अंग। नेक्स्ट है तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, सेल मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक। डिफरेंट टाइप के उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे कि ऑर्गन ब्रेन हो गया, स्टोमच, ठीक है, ईसोफेगस, लीवर, बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ऑर्गन मिल गया। ठीक है, अब ऑर्गन यानी कि जिसमें एक ही क्रिया होती है, एक जैसी क्रिया होती है, वो ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक बॉडी या शरीर बनाता है। सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक बॉडी या शरीर बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी में कौन कौन होते हैं, सिस्टम। सिस्टम में कौन पाए जाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होते हैं, टिश्यू। और टिश्यू में सेल होती है। टिश्यू में क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है, अपन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों को शामिल किया गया है, पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन को शामिल किया गया है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये
स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र कैसे बना? ऑर्गन से मिलकर बना। पाचन तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पाचन तंत्र को क्या किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो होते हैं सहायक अंग, दूसरे होते हैं पाचक ग्रंथियां। दूसरे क्या होते हैं? पाचक ग्रंथियां, यानी कि क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? एक है पाचक सहायक अंग, ठीक है, डाइजेस्टिव हेल्पर ऑर्गन, डाइजेस्टिव हेल्पिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन को शामिल किया गया है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन को या अंग को शामिल किया गया है। इधर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, तो पहले अपन ऑर्गन का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे चलेंगे। ठीक है, तो पाचक में जो सहायक अंग होते हैं, सबसे पहले कौन आता है? मुख। सबसे पहले कौन आता है? मुख। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? माहुत भी कहा जाता है। इसके बाद आती है मुख गुहा। इसके बाद क्या आती है? मुख गुहा। इसको क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। इसके बाद कौन आता है? ग्रसनी। इसके बाद कौन आता है? ग्रसनी आती है। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। ग्रसनी को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। नेक्स्ट ऑर्गन क्या होता है? ग्रसिका। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? ग्रसिका। ग्रसिका को क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। ग्रसिका को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? आमाशय। ईसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? आमाशय, जिसको स्टोमच भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन कौन से होते हैं? छोटी आंत। इसके बाद कौन आता है? छोटी आंत आती है। फिर उसके बाद बड़ी आंत आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। बड़ी आंत को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? मलाशय। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? मलाशय। मलाशय के बाद लास्ट पोर्शन कौन सा होता है? गुदा होता है। लास्ट पोर्शन कौन सा होता है? गुदा। अब ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट ये सभी ऑर्गन मिलकर एक नाल का नाम दिया जाता है, जिसको बोला जाता है आहार नाल। जिसको क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। जिसमें कौन कौन से अंग आते हैं, यानी कि अपन ले सकते हैं, डायग्राम में देखिएगा। मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली। ठीक है, या ग्रसिका भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय। ठीक है, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, मलाशय और गुदा इसमें आते हैं। मलाशय और गुदा इसमें आते हैं। कंप्लीट ये आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है और गुदा पर खत्म होती है। मुख से स्टार्ट होती है और गुदा पर खत्म होती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो मुख से लेकर गुदा तक होती है, इसकी लंबाई लगभग अबाउट 30 फीट होती है। कितनी होती हैं? अबाउट 30 फीट
होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। कहाँ से लेकर, मुख से लेकर कहाँ तक, गुदा तक इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 फीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपना दूसरा पोर्शन है, यानी कि आहार नाल अपने या पाचक में सहायक अंग, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, आहार नाल। पूरी आहार नाल में ये सभी अंग आगे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ठीक है, ये सभी इसमें आ गए। अभी बढ़ते हैं अपन पाचक ग्रंथियों की तरफ। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती हैं लार ग्रंथियां। सबसे पहले होती हैं लार ग्रंथियां, जो कि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। जो कि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि किसका सिक्रेशन करती हैं? अपने मुंह में लार या सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं या स्त्रवण करती है। इसके बाद दूसरी ग्रंथि कौन सी होती हैं? दूसरी ग्रंथि होती हैं अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती हैं? अग्नाशय ग्रंथि होती हैं। तीसरी होती हैं लीवर। तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, या इसको बोलते हैं यकृत। लीवर, या इसको बोलते हैं यकृत। ठीक है, ये तीनों ग्रंथियां किस में सहायक होती हैं? भोजन के पाचन में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? भोजन के पाचन में ये तीनों ग्रंथियां सहायक होती हैं। इससे लार का सिक्रेशन होता है। इससे अग्नाशय रस या पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, और इससे बाइल साल्ट का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इससे किसका सिक्रेशन होता है? बाइल साल्ट का सिक्रेशन होता है। देखो, इन सभी अंगों को अपन डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले कौन आता है? मुख। सबसे पहले कौन आता है? मुख आता है। मुख के बाद मुख किस में खुलता है? यहाँ पर क्या है? ये मुख गुहा। यहाँ पर क्या है? ये मुख गुहा। मुख किस में जाकर खुलता है? मुख गुहा में जाकर खुलता है। किस में जाकर खुलता है? मुख गुहा में जाकर खुलता है। अब मुख क्या होता है? दो होस्टों से गिरा हुआ एक छिद्र होता है। मुख क्या होता है? दो होस्ट या लिप्स से गिरा हुआ क्या होता है? एक छिद्र होता है, जो कि मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कि मुख कहलाता है। इसके बाद मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। यानी कि एक गुहा होती है जिसमें कौन आकर खुलता है? मुख खुलता है। तो उससे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहा जाता है। अब जिस अंग या ऑर्गन में मुख गुहा खुलती है, जिस अंग या ऑर्गन में मुख गुहा खुलती है, उसको कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी या फेरिंग्स कहा जाता है। इनकी ज़्यादा डिटेल जब अपन पढ़ेंगे इनके बारे में 1 बाय 1 तब बताएंगे। ठीक है, ग्रसनी किस में आके खुलती है? ग्रास नली या इसोफेगस। ग्रास नली या क्या कह सकते हैं अपन? इसोफेगस या ग्रसिका में आकर खुलती हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप या नलिका या ट्यूब होती है। ठीक है, जो कि आगे की ओर किससे जुड़ी हुई होती है? ग्रसनी से जुड़ी हुई होती है। पीछे की ओर आमाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ग्रास नली जिसमें आके खुलती है वो नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है? आमाशय या फिर स्टोमच होता है। आमाशय या फिर कौन होता है? स्टोमच होता है। ठीक है, ये हो गया स्टोमच। ठीक है, स्टोमच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। स्टोमच जो होता है या आमाशय जो होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे जब इस ऑर्गन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आमाशय किस में आके खुलता है? छोटी आंत में आके खुलता है। आमाशय जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे की ओर से जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है, उसको छोटी आंत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत फिर बड़ी आंत से आके जुड़ती है। बड़ी आंत लास्ट में मलाशय या रेक्टम से जुड़कर सबसे लास्ट पोर्शन कौन सा होता है?
गुदा होता है उससे जुड़ जाती है, गुदा से ये जाके जुड़ जाती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां डिफरेंट टाइप की पाचक ग्रंथियां होती हैं। इसमें पहली होती है लार ग्रंथियां, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथियां, और तीसरी कौन सी है? यकृत ग्रंथि। तीसरी कौन सी है? यकृत ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि कहाँ सबसे पहले लेते हैं अपन? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा में। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की लार ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास जिसको बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास जिसको बोलते हैं, ये अमाशय के नीचे लेफ्ट साइड में पाई जाती है। अमाशय के नीचे लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं। इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। इसके द्वारा अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट होती है अपने पास यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट कौन सी है? यकृत ग्रंथि। और इसको क्या कहते हैं? लीवर भी कहा जाता है। ये किसके इन फ्रंट पे होती है? ये राइट साइड पे होती है और स्टोमक के इन फ्रंट पे होती है। किसके इन फ्रंट पे होती है? स्टोमक के इन फ्रंट पे होती है, राइट साइड पे पाई जाती हैं। इसके पीछे या इससे जुड़ा होता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर जिसको कहा जाता है। इनसे निकलने वाली यकृत और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली नलिकाएं छोटी आंत के डियोडिनम पार्ट से आकर जुड़ती है। छोटी आंत का कौन सा पार्ट है? डियोडिनम। ये वाला जो पार्ट है सी आकार का, इससे आकर कौन जुड़ती है? यकृत से निकलने वाली और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली नलिकाएं। इनसे कौन आता है? पित्तरस या फिर क्या लाया जाता है? बाइल साल्ट, जिसको क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट कहा जाता है। बाइल साल्ट को कहाँ छोड़ा जाता है? डियोडिनम में छोड़ा जाता है। और यहाँ पर ही पेनक्रियास या अग्नाशय से निकलने वाली नलिकाएं भी डियोडिनम में आकर जुड़ती है। ठीक है। तो ये हो गया पाचक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है। अब 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को पढ़ते हैं। सभी पार्ट से सभी ऑर्गन को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले है मुख व मुख गुहाएं, उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत के डियोडिनम, जेजुनम व इलियम पार्ट, उसके बाद बड़ी इंटेस्टाइन या बड़ी आंत को पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज क्या है? मुख। इसको क्या कहा जाता है? माउथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? माउथ भी कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑर्गन अपन लेते हैं मुख व मुख गुहा। कौन सा? मुख व मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड क्या लेंगे? बक्कल कैविटी। ठीक है। अब मुख क्या होता है? मुख 2 होस्ट यानी कि 2 होस्ट से गिरा हुआ छिद्र होता है। 2 होस्ट से गिरा हुआ छिद्र होता है, कह सकते हैं अपन। ये 2 होस्ट हैं। ठीक है। ऊपरी होस्ट, ठीक है, और निचला होस्ट। ऊपरी होस्ट व निचला होस्ट। 2 होस्ट से गिरी हुई स्ट्रक्चर होती हैं, या फिर अपन कह सकते हैं ऊपरी होस्ट व निचले होस्ट के बीच में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर या छिद्र को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। मुख किस में आके खुलता है? इसके बाद जो गुहा होती है यहाँ से इधर, ठीक है, उस क्या बोलते हैं उसको? मुख गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं उसको? मुख गुहा कहा जाता है। जो मुख गुहा होती हैं, जो मुख गुहा होती हैं यानी कि ये वाला पार्ट, जो मुख गुहा होते हैं, कह सकते हैं अपन ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये
दो भिन्न प्रकार के तालुओं से मिलकर बना होता है। दो भिन्न प्रकार के तालुओं से मिलकर बना होता है, जिनको कहते हैं, पहला है कठोर तालु, दूसरा है कोमल तालु। दूसरा कौन सा है? कोमल तालु। पहला है कठोर तालु, दूसरा कौन सा है? कठोर तालु। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट एंड सेकंड इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जो मुख गुहा में कठोर तालु होता है वो कहाँ होता है? आगे की ओर, यानी कि मुख के पास पाया जाता है। मुख गुहा में आगे की ओर पाया जाता है। मुख गुहा में आगे की ओर पाया जाता है, जो कि पैलेटाइन और मैक्सिला बोन से बना होता है, जो कि पैलेटाइन व मैक्सिला बोन से बना होता है। ठीक है, इन दो बोन से या दो हड्डियों से मिलकर कठोर तालु का निर्माण होता है। जो इसके पीछे वाला तालु होता है, ये तालु कोमल होता है। ये तालु क्या होता है? कोमल होता है, और अपने ईयर से आने वाली स्टेशियन नलिका भी इस कोमल तालु में आकर जुड़ती हैं। इसके बाद जो फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स या ग्रसनी होती हैं, वह भी इस तालु के पास से जुड़ी हुई रहती है। वह भी इस तालु के पास से नासा जुड़ी हुई रहती है, जिससे क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है? नासा ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, तो कोमल तालु के बारे में और कठोर तालु के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो मुख गुहा में दो प्रकार के तालु पाए जाते हैं, कठोर तालु व कोमल तालु। ठीक है, ये सॉफ्ट मसल्स से बना होता है, इसलिए, और ये क्या होता है? इसकी तुलना में काफी सॉफ्ट होता है। इसकी तुलना में काफी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, अभी मुख गुहा में दो प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। मुख गुहा में दो प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला है दंत, दूसरा क्या है? जिह्वा। दूसरा क्या है? जिह्वा, टीथ एंड टंग। दूसरा क्या है? जिह्वा, पहला है दंत। ठीक है, दंत। ठीक है, जो मनुष्य की बॉडी होती है, उसमें मनुष्य में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के दंत पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के दंत पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य को विषम दंती भी कहा जाता है। मनुष्य को क्या कहा जाता है? विषम दंती भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग टाइप्स के सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? विषम दंती भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। निम्न चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, पहला है कृतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक। ठीक है, इसी जो अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इन्हीं वजह से मनुष्य को विषम दंती भी कहा जाता है। कृतनक को बोलते हैं कैनिन्स, कृतनक को कहा जाता है इंसीजर्स। क्या कहा जाता है? इंसीजर्स कहा जाता है। कृतनक को क्या कहा जाता है? इंसीजर कहा जाता है। इनको, रदनक जो होते हैं, इनको कैनिन्स कहा जाता है। थर्ड वन इज प्रीमोलार। क्या होता है ये? प्रीमोलार होता है। इसके बाद फोर्थ क्या होते हैं? मोलार होते हैं। फोर्थ क्या होते हैं? मोलार होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं मनुष्य में दांत? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, और जिस प्रकार से ये जमे होते हैं, या इनके जमने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दंत विन्यास कहा जाता है। इन सभी दांतों के जमने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दंत विन्यास
कहा जाता है। ठीक है, इन सभी दांतों के जमने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दंत विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में 4। ठीक है, इनकी कितनी होती है? 2। ठीक है, इनकी कितनी होती है? कृतनक कितने होते हैं? 4। रदनक कितने होते हैं? 2। उसके बाद ये कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। कितने होते हैं? अग्र चौवर्णक 4 होते हैं। इसके बाद जो चौवर्णक यानी कि जिसको मोलार कहा जाता है, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो पहला कृतनक 4, ठीक है, रदनक 2, कितने हो गए? 6। अग्र चौवर्णक कितने होते हैं? 4, कितने हो गए? 10। उसके बाद 6 कितने होते हैं? तो एक जबड़े में टोटल कितने हो गए? 16 दंत। एक जबड़े में कितने हो गए? टोटल 16 दंत हो गए या 16 टीथ हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 16 टीथ हो गए। तो मनुष्य में क्या होता है? जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा व निचला जबड़ा। तो एक यानी कि नीचे वाले में मान के चलते हैं कितने होते हैं? 16। तो ऊपर वाले में भी 16। तो टोटल कितने हो गए? 32। टोटल कितने टीथ हो गए? 32 हो गए। अब देखो इनको देखते हैं, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? सबसे पहले जो आगे की ओर पाए जाते हैं, ये सबसे पहले आगे की ओर पाए जाने वाले होते हैं। ये काम करते हैं भोजन को काटने का, या भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, भोजन को काटने का काम कौन करते हैं? इंसीजर करते हैं। रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, जो कि नुकीले होते हैं। रदनक क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इसके बाद ये दोनों जो दांत हैं, ये दंत हैं, ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने में काम आते हैं। ये क्या है? भोजन को चबाने में काम आते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं दंत सूत्र। मनुष्य में दंत सूत्र किस प्रकार से होता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला। दंत सूत्र या टीथ फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दंत सूत्र को लिखने के लिए I, C, P, M and P किस प्रकार से दंत सूत्र यानी कि मनुष्य में दांतों को दर्शाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसको दंत सूत्र कहा जाता है। कैसा होता है? देखो 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले वाले जबड़े में भी, यानी कि अपन देख सकते हैं 2 व 2 एक ये साइज होती है। जैसे कि अपन देखते हैं दांत किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दंतों का विन्यास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो अपने सामने वाले इन फ्रंट पे जो दांत होते हैं वह कौन से होते हैं? कृतनक होते हैं। वो कौन से होते हैं? कृतनक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। इसके बाद जो नुकीले दांत होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। इसके बाद कौन आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? अग्र चौवर्णक। कौन आ जाते हैं? अग्र चौवर्णक आ जाते हैं। अब कौन आ जाते हैं? अग्र चौवर्णक। तो अग्र चौवर्णक को देखें तो कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद कौन आते हैं? चौवर्णक। इसके बाद कौन आते हैं? चौवर्णक। तो इनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है? 6 इन नंबर, यानी कि 6 होते हैं। अब देखो दंत सूत्र लिखने के लिए जो निचला जबड़ा होता है उनको आधा करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से हैं? इंसीजर। ये कौन से हैं? इंसीजर। उसके बाद कौन सा आता है? कैनाइंस, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रदनक। पहला है कृतनक, दूसरा रदनक। उसके बाद ये जो 2 हैं, ये दोनों ये क्या हैं? प्रीमोलार। दोनों क्या हैं? ये प्रीमोलार। बाद वाले जो लास्ट बचे ये क्या हैं? मोलार। ये क्या हैं? मोलार होते हैं। ठीक है, अब देखो इनको लिखने के लिए जो निचला वाला जबड़ा है इसको 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है। तो 2 ये एक साइड का लिखेंगे
ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड के कैनिन कितने, सॉरी इंसीजर कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 इस साइड वाले लिख दिए अपन ने, 2 इस साइड वाले लिख दिए। उसके बाद कैनिन कितने होते हैं, 1 इस साइड पे होता है, 1 इस साइड पे, 1/1। इनको कैसे लिखेंगे, 1/ इंसीजर 2 हो गए। ये भी नीचे भी अपन ने क्या लिख दिया, 2, और इधर भी क्या लिख दिया, एक। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 and 1। इसके बाद प्रीमोलार जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक जबड़े में 2 इस साइड पे होते हैं और 2 इस साइड पे होते हैं, तो इनको भी कैसे लिखेंगे, 2/2। इसके बाद कौन बचा, इसके बाद कौन बचा, मोलार। इसके बाद कौन बचा, मोलार। मोलार को कैसे लिखेंगे, ठीक है। कितनी होती है इनकी संख्या, 6 होती है। तो 3 इस साइड पे होते हैं और 3 इस वाली साइड पे होते हैं, 3 इस साइड पे होते हैं और 3 इस वाली साइड पे होते हैं। अब देखो इंसीजर कितने हो गए, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलार कितने हो गए, 2, एंड मोलार कितने हो गए, 1। अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, क्योंकि जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इनकी व्यवस्था को देखना, 2, 1, 3, 5 एंड 3, 8, ठीक है। 8 × 2 कितने हो गए, 16। नीचे भी कंडीशन है, कितने हो गए, 16। तो दोनों को जोड़ते कितने हो जाते हैं, 32। ये होता है एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य का क्या होता है, ये दंत सूत्र होता है, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है, कैसे होता है। आई देखो सीधा लिखने का तरीका, ICPM 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3 × 2 कर देते हैं, ठीक है। × 2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, दंत सूत्र का निर्माण हो जाता है। तो दांतों की जबड़े में व्यवस्था कैसे होती है, जो इन फ्रंट पे अपन को दिखाई देते हैं, जो सामने से अपन को दिखाई देते हैं, वो कौन से होते हैं, कृतनक होते हैं। वो कौन से होते हैं, कृतनक होते हैं, जो कि काटने का काम करते हैं, बिल्कुल सामने होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद जो एक जबड़े में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। ये चीरने व फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। ये कैसे होते हैं, नुकीले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, ये नुकीले दिखाई देते हैं। इसके बाद कौन आता है, अग्रचवर्णक या प्रीमोलार। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है एक जबड़े में, ठीक है। 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, यानी कि एक जबड़े में कितनी होती है इनकी संख्या, 4 होती है। इसके बाद कौन आता है, मोलार आता है, जिनकी संख्या क्या होती है, 6 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये इन दोनों का काम भोजन को चबाने का काम होता है। इन दोनों का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम होता है। अब मनुष्य में दांत पूरे जीवन में कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इसलिए मनुष्य के दांतों को द्विबारदंती भी कहा जाता है। 2 बार, यानी कि पहली बार जो दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ या अस्थायी टीथ भी कहा जाता है। उनको मिल्क टीथ या अस्थायी टीथ भी कहा जाता है। दूसरी बार जो आते हैं उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट या स्थायी टीथ भी कहा जाता है। परमानेंट या स्थायी टीथ भी कहा जाता है। जो मिल्क होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ये बच्चों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है 20। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, जब स्थायी दांत कंप्लीट है, दोबारा से दांत आ जाने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है, ठीक है। अब मनुष्य में एक टर्म अपने पास और भी आती है, एक बार दंती। एक टर्म और भी आती है, यानी कि मनुष्य में कुछ दांत हैं जो केवल एक बार ही आते हैं। मनुष्य में जो कुछ दांत हैं जो केवल एक बार ही आते हैं, ठीक है। एक बार दांतों का आना क्या कहलाता है, एक बार दंती, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अग्रचवर्णक और अंतिम चवर्णक, ठीक है। ये मनुष्य के जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। ये जो दांत होते हैं मनुष्य के जीवन में केवल एक बार आते हैं, अग्रचवर्णक और अंतिम चवर्णक,
ठीक है। और जो 2 बार दांत आते हैं मनुष्य में वो कौन कौन से होते हैं? देखो, कृतनक एक बार टूट जाने के बाद दोबारा से आ जाते हैं। उसके बाद रदनक, ठीक है, कृतनक, रदनक और फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो चौवर्णक टीथ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो चौवर्णक टीथ होते हैं, ये क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। इनको इसलिए इनको द्विबार दंत भी कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं? कृतनक होते हैं, रदनक होते हैं। इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना। 2 बार दांत आने वाले जो 2 बार दांत आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक और फर्स्ट और सेकंड जो क्या होता है? चौवर्णक होता है। यानी कि अग्र चौवर्णक जो होते हैं वो केवल एक बार ही आते हैं। अग्र चौवर्णक, वो अंतिम चौवर्णक जो होते हैं वो केवल एक बार ही आते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एक बार दंती होते हैं। ये वाले टीथ एक बार ही आते हैं। कृतनक, रदनक और फर्स्ट और सेकंड जो चौवर्णक होता है ये 2 बार आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये तो अपन दंत सूत्र पढ़ लिया है। इससे पहले क्या पढ़ा था? दंत सूत्र पढ़ा। किसका पढ़ा था? वयस्क मनुष्य का, ठीक है। किसका पढ़ा था? वयस्क मनुष्य के लिए, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं एक जो अस्थायी दांत होते हैं, किस में आते हैं? वो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। किस में आते हैं? वो बच्चों के अंदर अस्थायी दांत होते हैं। उसमें यानी कि कौन कौन से दांत आएंगे? सबसे पहले इंसिजर आता है, फिर कैनिन आता है, उसके बाद कौन से आते हैं? चौवर्णक दांत। फर्स्ट और सेकंड चौवर्णक दांत किसको आ जाते हैं? बच्चों को आते हैं। तो बच्चे में कितने दांत होते हैं? टोटल 20 होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं या अस्थायी टीथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ या अस्थायी टीथ कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये जो वयस्क मनुष्य होता है उसके समान ही इंसिजर पाए जाते हैं। कैनिन भी वैसे ही अवस्था होती है, ठीक है। वैसे व्यवस्था होती है, कैनिन भी उतने ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो प्रीमोलार होता है, ये क्या होते हैं? अग्र चौवर्णक या प्रीमोलार जिसको कहते हैं, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसमें? मिल्क टीथ या फिर बच्चे में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये किसका दंत सूत्र है? बच्चों में दंत सूत्र। बच्चों में क्या है? दंत सूत्र। क्या होता है? इंसिजर कितने होते हैं? इंसिजर को क्या बोलते हैं? कृतनक, कुतरने वाले या काटने वाले जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कृतनक। कितने होते हैं? 2, ठीक है। कितने होते हैं? कैनिन कितने होते हैं? 1। और ये क्या होते हैं? प्रीमोलार ऊपरी और निचले जबड़े में एब्सेंट होते हैं। मोलार क्या होते हैं? ये भी फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट और जो सेकंड वाला मोलार टीथ है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे? 2 दांत होते हैं, 2 की जो ये हो गए कितने? 2a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। तो देखना कितने आते हैं? 2 + 1 3 0 कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। नीचे भी वही कंडीशन है। 10 कितने हो गए? इनको जोड़ा तो 20। कितने हो गए? इनको जोड़ा तो 20 होते हैं। कितने हो गए? तो ये बच्चों में दंत सूत्र होता है, ठीक है। बच्चों में दंत सूत्र होता है, यानी कि बच्चों में एक दांत तो कहाँ से कम होता है? यहाँ से। 2 दांत यहाँ से कम होते हैं। सो यहाँ 2 दांत यहाँ से कम होते हैं और प्रीमोलार एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रीमोलार इसमें यानी कि अग्र चौवर्णक इसमें पाए नहीं जाते हैं। अग्र चौवर्णक इसमें पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हो गया वयस्क मनुष्य में, ये हो गया बच्चों के अंदर। अब जो 17 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, 17 साल का जो वयस्क कह सकते हैं अपन, जो 17 साल का वयस्क होता है उसके अंदर दांतों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, उसका दंत सूत्र क्या होता है, उसका दंत सूत्र भी देखें। तो उसका दंत सूत्र होता है ठीक है। इंसिजर वाइज सेम, कैनिन वाइज सेम होते हैं, प्रीमोलार भी सेम होते हैं। उसके बाद मोलार क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। किसके जैसे होते हैं? ये लगभग
वयस्क मनुष्य के जैसे होते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, एक टीथ यानी कि 4 टीथ टोटल कम होते हैं। 4 टीथ टोटल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़े तो कितने दांत होते हैं, देखो पता लगाते हैं अपन। एक 17 साल के वयस्क में 2 3 5 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए, 14। नीचे भी कंडीशन रहेगी, 14 तो कितने हो जाएंगे, 28 टीथ किसमें पाए जाते हैं, 17 साल के वयस्क में कितने टीथ पाए जाते हैं, 28 टीथ 17 साल के वयस्क के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी टीथ के बारे में बात। ठीक है, टीथ की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, टीथ क्या होते हैं, एक बार दंती जो टीथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक बार दंती जो टीथ होते हैं कौन कौन से होते हैं, कृतनक नहीं, कृतनक द्विबार दंती होते हैं, रद्रनक भी द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड जो चवर्णक होते हैं वो भी क्या होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। जो एक बार दंती होते हैं वो कौन से होते हैं, अंतिम चवर्णक और अग्र चवर्णक जो होते हैं वो एक बार दंती मनुष्य में पाए जाते हैं, एक बार दंती मनुष्य में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर और 17 साल के वयस्क के अंदर दांतों के सूत्र हो गए। ठीक है, बच्चों के अंदर कितने टीथ पाए जाते हैं, 20। इसके बाद ये टूट जाते हैं तो दूसरे परमानेंट टीथ आते हैं, वो कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, वो 32 हो जाते हैं। 17 साल के वयस्क के अंदर कितने होते हैं, 28 होते हैं। इसके बाद जो टीथ आती हैं उसको जब वयस्क 17 साल का वयस्क 18 साल का हो जाने के बाद उसको जो टीथ आते हैं उसको बोला जाता है अक्ल दाढ़। क्या बोला जाता है, अक्ल दाढ़ बोला जाता है। ये इसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। 17 साल के ऊपर होने के बाद ये टीथ आते हैं, फिर इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद अपन लेते हैं दंत की स्ट्रक्चर, यानी कि दांत की जो स्ट्रक्चर होती हैं, दांत की जो संरचना होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, दांत की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं दंत की संरचना। क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो दंत की संरचना इस प्रकार से होती है, एक ये टीथ की निकालकर स्ट्रक्चर बनाई हुई है जो कि एक बोन के अंदर, जो अपने जबड़े की जो बोन होती है उसके अंदर ये फिक्स रहता है। ठीक है, तो दंत की संरचना अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। दंत की संरचना कैसी होती है, देखिए इधर दंत को जो 3 पार्ट होते हैं उसमें डिवाइड किया गया है। दंत की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर पार्ट्स होता है व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है अपन को बाहर से, वो होता है क्या, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, शिखर या क्राउन कहलाता है। इसके बाद जहाँ से जो व्हाइट वाला पोर्शन खत्म होता है उसके बाद जो मसूड़े आ जाते हैं। ठीक है, जो मसूड़े आ जाते हैं यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है, मसूड़े। तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीवा, या इसकी ये क्या होती है, नेक होती है, इसकी गर्दन होती है। टीथ की गर्दन कौन सी होती है, शिखर के नीचे जहां पर मसूड़ों में ये दबा हुआ रहता है वहां पर ये क्या होती है, ग्रीवा पाई जाती है। वहां पर क्या पाई जाती है, ग्रीवा पाई जाती है। और ग्रीवा के नीचे वाला पोर्शन, ग्रीवा के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, मूल या रूट कहलाता है। ग्रीवा के नीचे वाला पोर्शन मूल या रूट कहलाता है। ये दांत को क्या करता है, एक जगह फिक्स बनाए रखता है। दांत को एक जगह फिक्स या स्थिर बनाए रखता है। मसूड़ों में दांत को क्या करता है, ये फिक्स या स्थिर बनाए रखता है। इसको फिक्स करने में, दांत को फिक्स करने में जो एक कठोरतम आवरण पाया जाता है रूट के पोर्शन में, रूट वाले पार्ट में, उसे कहते हैं सीमेंट। क्या कहते हैं उसको, सीमेंट। तो ये रूट वाले पोर्शन की हेल्प करता है दांत को एक जगह फिक्स रखने में, दांत को एक जगह फिक्स रखने में। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इसका एक पोर्शन होता है दांत का डेंटिन। क्या होता है, दांत का डेंटिन पोर्शन होता है। डेंटिन एक पार्ट होता है जो कि
जो कि दांत को पोषण करने में सहायता करता है। और कहाँ पाया जाता है? इनेमल के नीचे की ओर। कहाँ पाया जाता है? इनेमल के नीचे की ओर। जो डेंटिन होता है उसके नीचे की ओर, उसके नीचे की ओर क्या पाई जाती है? दंत कोशिकाएं। उसके नीचे की ओर क्या पाई जाती है? दंत कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका। यानी कि ये तीनों चीजें, दंत कोशिका, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, किस में प्रेजेंट होती हैं? डेंटिन के नीचे एक खाली जगह यानी कि गुहा पाई जाती है। डेंटिन के नीचे क्या पाई जाती है? एक कैविटी या गुहा पाई जाती है, जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। इसमें कौन कौन पाई जाती है? रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं और दंत कोशिकाएं पाई जाती है। किसके नीचे होती है? डेंटिन के नीचे। डेंटिन के नीचे क्या होती है? पल्प गुहा या पल्प कैविटी होती है। इनकी खाली जगह होती है डेंटिन के नीचे। उसमें कौन कौन होती है? रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं और दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दंत कोशिकाएं, ये रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं कहाँ से इसमें प्रवेश करती हैं? इसके आधारी भाग में, यानी कि रूट वाले पोर्शन में, दांत का जो रूट वाला पोर्शन होता है, इसके आधारी भाग में एक छिद्र पाया जाता है। इसके आधारी भाग में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसको एपिकल फोरामन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? एपिकल फोरामन भी कहा जाता है, या मूल छिद्र भी उसको कहते हैं। इसके थ्रू ये रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं दांत के अंदर प्रवेश करती है और दांत को क्या देती है? दांत की कोशिकाओं को क्या देती है? पोषण देती है। दांत की कोशिकाओं को क्या देती हैं? पोषण देती हैं। दांत की कोशिकाओं को क्या देती हैं? पोषण देती हैं। इसके बाद जो डेंटिन होता है, ये ऊपर की ओर से एक आवरण से आवृत रहता है। एक आवरण से क्या रहता है? आवृत रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। इनेमल, यह कहते हैं इनेमल को कि यह सबसे कठोरतम, यह जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। एक बॉडी में जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो कि किसके समान होता है? अस्थि के समान होता है। ठीक है, तो ये सारा किसके बारे में हो गया? टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। टीथ के स्ट्रक्चर को 3 पोर्शन में बांटा गया है। मेनली देखें तो शिखर सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसके बाद ग्रीवा, मूल। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या पाई जाती है? बीच में एक पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी में क्या होती है? रुधिर वाहिनियां और दंत कोशिकाएं होती हैं। रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं किसके द्वारा दांत के अंदर प्रवेश करती है और कहीं के लिए होती है? ये किसके लिए होती है? ये रुधिर कोशिकाओं को, यह कोशिकाओं को, जो दंत कोशिकाएं होती है, उनको क्या करती है? पोषण देने के लिए सहायक होती है। उनको पोषण देती है। यानी कि दांत को मेनली पोषण कौन देता है? रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं। कहाँ से प्रवेश करती है? ये एपिकल फोरामन या मूल छिद्र कहाँ होता है? ये रूट वाले या सबसे नीचे वाले पोर्शन में एक छिद्र होता है, उसके द्वारा रुधिर वाहिनियां इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये हो गया दंत की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अभी ये तो अपना पहला ऑर्गन टीथ कंप्लीट हुआ था, जो कि कहाँ पाया जाता था? मुख गुहा में। दूसरा ऑर्गन अपने पास आता है जिह्वा। दूसरा ऑर्गन कौन आता है? जिह्वा, या इसको क्या बोलते हैं अपन? टंग। जिह्वा, या इसको क्या बोलते हैं? टंग। इसके बारे में नॉर्मली बता दूं, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि आगे की ओर से, मुख गुहा में आगे की ओर से क्या रहता है? फ्री रहता है। आगे की ओर से क्या रहता है? ये फ्री रहता है। और जो सलाइवा अपने मुंह में सिक्रेशन होता है, किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सिक्रेशन होता है, उसको भोजन में ये अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करती है। भोजन में अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करते हैं कह सकते हैं अपन को। एक मिक्सर के रूप में एक काम करती है, अपने मुंह में एक मिक्सर के रूप में काम करती है। इसके साथ ही इस पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इस पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के स्वाद का क्या कराती है? अनुभव कराती है। डिफरेंट टाइप के स्वाद का क्या कराती है? अनुभव कराते हैं। और अपन को जो भोजन होता है उसके स्वाद का पता लगता है। तो किसके द्वारा उसका पता लगाया जाता है? टंग या जीभ के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। ये क्या होता है? एक मसल से बना हुआ, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि आगे की ओर से स्वतंत्र रहता है और इधर उधर मुंह में आसानी से घूम सकता है, यानी कि भोजन को अच्छी तरह से मिक्स कर सकता है। किसके अंदर? सलाइवा के अंदर।
और मिक्स करने के बाद भोजन का अच्छे से पाचन होता है। तो ठीक है, ये हो गया अपने किसके बारे में, मुख के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन के बारे में, यानी कि मुख गुहा या मुख के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन के बारे में। इसमें कौन पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांत के बारे में अपने दंत सूत्र और दंत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद जीवा जो होती है, इस पर जीवा के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि टंग के बारे में पढ़ लिया है। इस पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा कड़वे, नमकीन व मीठे स्वाद का अपन को अनुभव होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मुख गुहा के बाद कौन आता है, नेक्स्ट ऑर्गन आता है ग्रसनी। नेक्स्ट ऑर्गन क्या आता है, ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन आता है ग्रसनी।